Namaskar, myself Dr. Nisha Jain. Limiting Factors Part 2, सीमाकारी कारक। आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी का पेपर 2, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जीव विज्ञान, उद्विकास। इस पेपर का सेक्शन ए इकोलॉजी का आपका ये टॉपिक है, लिमिटिंग फैक्टर्स। हम लोग ऑलरेडी इसकी डेफिनेशंस, टाइप्स एंड एग्जांपल्स कर चुके हैं। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा से आपको एक बार बता देती हूँ, व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर्स। द टर्म लिमिटिंग फैक्टर्स कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिमिटेयर, इसका मतलब होता है टू बाउंड, एंड फ्रॉम अ लैटिन फैक्टर मीनिंग अ डोर, परफॉर्मर, फ्रॉम फैक्टर्स मीनिंग डन और मेड। Synonym of limiting factor is limiting resource, ecological factor and constraining factor. बायोटिक फैक्टर, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैविक कारक क्या होते हैं। जैविक कारक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रिसोर्सेज और क्लाइमेटिक फैक्टर किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स जिसके अंदर प्रेडेशन, हर्बीवोर, पैरासिटिज्म, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस आर आल्सो लिमिटिंग फैक्टर्स। पैरासिटिज्म के अंदर मैंने बताया था डिजीजेस जनरली मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन के अंदर। और जैसा कि ट्रॉपिकल इकोसिस्टम का मैंने बताया था, कोराइडिसेप्स फंगस जो है वो प्रोमिनेंट पैरासाइट है और मैनी स्ट्रेन जो स्पेशलाइज्ड है इसकी। ये जो पैरासाइट होता है इट कीप्स मैनी पॉपुलेशन डाउन, वर्किंग एज ए लिमिटिंग फैक्टर। The population density of predators and prey are limiting factors for each other. हम एक एग्जाम्पल से आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। एक पॉपुलेशन है डियर की, ठीक है। डियर जो है इट रीचेस हाई इन नंबर बिकॉज देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, दैट इज देयर लिमिटिंग फैक्टर। Such an increase in tree growth after a warm summer, their predators, for example, wolf, will experience an increase in their food source. अगर डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि वहां पर एक रिसोर्स है प्लांट ग्रोथ, जो कि लिमिटिंग फैक्टर के जैसे एक्ट करता है। अगर प्लांट्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, जो कि एक रिसोर्स है और एक लिमिटिंग फैक्टर है, इस बहुत ग्रोथ होती है तो डियर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनको फूड मिलता है। जब बहुत ज्यादा फूड वो खाते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। The wolf population with surplus deer to eat, many them able to reproduce more freely. अब जब प्लांट की ट्री बहुत बढ़ रहे हैं तो ट्री ने बहुत ज्यादा, डियर्स ने बहुत ज्यादा ट्री खाए तो उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। और हमें पता है कि डियर को कौन खाता है, वुल्फ खाता है। पर क्योंकि डियर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो वुल्फ को बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अभी फूड अवेलेबल हो गया है। तो वुल्फ को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड अवेलेबल हो गया है तो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत इंक्रीज हो गई है। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स, प्लांट जो थे, ट्रीज जो थे, वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर वो बढ़ता है तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ती है और डियर की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वुल्फ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जब वुल्फ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो डियर को खाने लग जाते हैं, तो अब क्या होता है कि डियर की पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस होना चालू हो जाती है। तो ये जो साइकिल है ये एक लिमिटिंग फैक्टर है जो कि चलती रहती है। सिमिलरली ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर के अंदर भी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग मेनी लिमिटिंग फैक्टर्स ऑन स्पीशीज दैट डिड नॉट हिस्टोरिकली एग्जिस्ट। डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स जो है दे डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। हमने देखा है आजकल जंगलों की कटाई होने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स हैं जिनका घर खत्म हो गए हैं और वो एक्सटिंक्शन की स्टेज पे आ गए हैं। ये जो है रिमूवल ऑफ प्रेडेटर्स इज आल्सो डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचुरल बायोटिक साइकिल्स ऑफ प्रेडेटर्स। सिमिलरली अगर प्रेडेटर्स खत्म हो रहे हैं तो उससे भी साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। देयर आर मेनी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स दैट हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमंस, जैसे कि पॉल्यूशंस, लीकिंग पॉल्यूटेंट्स जो है, पॉल्यूशंस जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं और पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज जो है, फॉसिल फ्यूल की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो वेदर पैटर्न्स के अंदर जो चेंज आ रहे हैं,
नेचुरल डिजास्टर्स और ये इवेंट हो रही है, हरिकेन्स, फ्लड, फायर्स एक्सेट्रा, ये भी क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लिमिटिंग फैक्टर्स। अब इन लिमिटिंग फैक्टर्स को समझाने के लिए देयर आर मेनी लॉज। The principal laws of this are: the principle of limiting factors is defined as the principle where a factor that is in shortest supply will limit the growth and development of an organism in a community। कहने का मतलब ये कि वो फैक्टर जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो ही किसी की पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जब बजाय उस फैक्टर के जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सबको हम समझाएंगे लेबिग लॉ ऑफ मिनिमम से, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से एंड शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस से। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। Law of minimum was originally developed by Carl Sprengel and then later popularized by Justus von Liebig. This law states that the growth is regulated by a limiting factor, that is the scarcest resource rather than by the total resource available. ये लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो एक लिमिटिंग फैक्टर से रेगुलेट होती है, और वो लिमिटिंग फैक्टर स्केयर जो सबसे स्केर्सिटी होता है, जो कम होता है, उससे रेगुलेट होती है रादर देन सारे रिसोर्सेज से। इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी दिस मीन्स दैट the growth of a population is restricted by the factors that are scarce and not by the factors that are abundant। बायोलॉजी और इकोलॉजी जहां हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ किससे कंट्रोल हो रही है? उन फैक्टर से जो कम है, और ना कि उन फैक्टर से जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। दिस वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए क्रॉप ग्रोथ। अकॉर्डिंगली एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अबंडेंस डिड नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड ग्रोथ। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है क्रॉप ग्रोथ का। अगर हम क्रॉप के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि addition of a nutrients that are scarce, which in case is limiting factor, did lead to increase in the growth। जबकि वो न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर कमी है, अगर हम उसको डालेंगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। This means that even if some of the nutrient in the soil are abundant, but if the other nutrient are limiting or relatively fewer, then crop will not increase। Applying this principle to other biological population, this implicates growth occurring only as dictated by the most limiting factor। मतलब जो ग्रोथ है वो लिमिटिंग फैक्टर से कंट्रोल हो रही है, और लिमिटिंग फैक्टर कौन सा? जो बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। दिस प्रिंसिपल used by William Cumming rose as a basis in identifying the amino acids that were labeled as essential amino acid। Then there is a Blackman law of limiting factor। This law of limiting factor was proposed in 1905 by a British plant physiologist Frederick Frost Blackman। According to this law, a process that depends on the multiple factors will have a rate limited by the p of slowest factor। एक अगर फैक्टर, एक कोई लिमिटिंग फैक्टर है जो कि कोई प्रोसेस अगर मल्टीपल फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, तो वो उन मल्टीपल फैक्टर्स में जो सबसे स्लो फैक्टर है उससे ज्यादा कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस जो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि CO2 मिलनी चाहिए, ये डिपेंड करता है H2O मिलना चाहिए, ये डिपेंड करता है लाइट एनर्जी मिलनी चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए। बट if any of them become accessible at a pace lower or lower than the usual, the rate of photosynthesis is expected to become slow based on the pace of the slowest factor। इनमें से एक भी कोई अगर स्लो हो जाता है तो ये इसकी जो ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। Then last is the Shelford's law of tolerance। This law was developed in 1913 by an American zoologist Victor Ernst Shelford। It stated that the success of an organism depends on a complex set of environmental conditions, and that organism would have definite minimum, maximum, and optimum environmental factors that determine success. This signifies the limit of tolerance of that organism। The tolerance range may vary within the same organism, for example, depending on the life stage। For example, if carbon dioxide concentration becomes scarce, the rate of photosynthesis becomes slow, even if water and light energy levels are ample। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट की ग्रोथ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट सब जरूरत होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई और हम उसको वाटर और
लाइट एनर्जी बहुत सारा दे देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, नो। The same result will occur if light energy become less available or less intense. The rate of photosynthesis will be slower despite the abundance of CO2. अगर similarly अगर light energy हम कर्व कर देते हैं और CO2 और H2 के अमाउंट बढ़ा देते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रोथ बढ़ जाएगी. Light becomes a limiting factor in photosynthesis when the plant is unable to collect light, for instance due to the shade resulting from the dense population of plot. इसीलिए हर फैक्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है. यही लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है, शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, इसको बताया है. इसमें आप देखिए, द लॉ ऑफ टॉलरेंस स्टेट फॉर ईच एबायोटिक फैक्टर एन ऑर्गेनिज्म हैज अ रेंज ऑफ टॉलरेंस विद इन विच इट कैन सर्वाइव. ये है रेंज ऑफ ग्रीन ब्लू कलर की रेंज ऑफ टॉलरेंस है. उसके नीचे है ऑप्टिमम रेंज है. यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रोथ दिखा रहा है. ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये पिरामिड सा, दिस इज अ ग्रोथ. ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है, ये एक ऑप्टिमम रेंज वाला जोन है, ये जोन है और ये जोन है. अब ये कहता है कि ये अनअवेलेबल निच है, ये मार्जिनल निच है, ये प्रिफर्ड निच है, ये मार्जिनल निच है और ये अनअवेलेबल निच है. ये कह रहा है कि चाहे हम एक कोई भी फैक्टर ले लें, चाहे पीएच ले लें, ये इस साइड एसिडिक है और इस साइड बेसिक है और बीच में न्यूट्रल है, तो ग्रोथ कहाँ पे है? मैक्सिमम न्यूट्रल एरिया के अंदर. दूसरा, अगर हम कोल्ड ले लेते हैं, इस साइड टेम्परेचर ले लेते हैं, इस साइड कोल्ड है और इस साइड हॉट है और बीच में नॉर्मल टेम्परेचर है, ग्रोथ कहाँ पे? ऑप्टिमम रेंज के अंदर. मतलब every, whether it is a plant or an animal, they have a tolerance range, और वो tolerance range optimum range होती है. न ज्यादा न कम, बीच का. तो कम होगा तो भी ग्रोथ नहीं होगी, ज्यादा होगा तो भी ग्रोथ नहीं होगी. उसको जितना चाहिए बस उतना ही चाहिए, मतलब उसकी टॉलरेंस लेवल है, उसके अंदर अगर उसे कुछ चीज मिलती है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. and whether it is a animal or it is a plant. So this is all about the laws of, this is law of tolerance and we have discussed various laws. हमने अभी सारे लॉ डिस्कस किए हैं जो कि लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड हैं. सो दिस फिनिशेस योर टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर, सामयिक कारक. थैंक यू. सेव द एनवायरनमेंट.